गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक भी हमारा पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से है। 3 इंट्रैक्शन हमने पहले किए थे और 3 इंट्रैक्शन अब हम करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट इंट्रैक्शन से, जो है पैरासिटिज्म। क्या होता है पैरासिटिज्म? सो पैरासिटिज्म है जहाँ पर जो पैरासाइट है वो अपने होस्ट को मारता नहीं है, मतलब बहुत स्लो उसको करता है। और क्योंकि उसे अगर बिल्कुल मार देगा तो उसको खाना ही नहीं मिलेगा, तो मतलब ट्रू बिजनेसमैन है एक तरह से। So parasitism is a relationship between two organisms। ये 2 organisms के बीच की relationship है, where one organism spends a part or whole life on or in the body of the other organism। जिसमें एक organism दूसरे के ऊपर अपनी पूरी लाइफ जो है वो डिपेंड करता है, चाहे उसकी बॉडी के अंदर रहे या बॉडी के ऊपर रहे। एंड गेट्स नरिशमेंट एंड शेल्टर। तो उसको क्यों रह रहा है वो उसके ऊपर? क्योंकि उससे उसको क्या चाहिए? फूड चाहिए और शेल्टर चाहिए फ्रॉम द सेकेंड ऑर्गेनिज्म। तो जो पहले है, जो दूसरे की बॉडी में रह रहा है, वो तो कहलाता है पैरासाइट, और जिसकी बॉडी में रह रहा है वो क्या हो गया उसके लिए? होस्ट। तो होस्ट की बॉडी से वो क्या ले रहा है? न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, फूड ले रहा है और शेल्टर ले रहा है, और वो क्या कहलाया? पैरासाइट। सो यहाँ पर क्या होगा? जो पैरासाइट है उसका बेनिफिट है और होस्ट का क्या है? नुकसान है। तो जिसका फ़ायदा है उसमें आ गया प्लस, और जिसका नुकसान है उसमें क्या आ गया? नेगेटिव फॉर द सेकेंड ऑर्गेनिज्म। क्योंकि होस्ट का यहाँ पर जो है वो नुकसान हो रहा है, और जो पैरासाइट है उसका यहाँ पर क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो होस्ट की बॉडी में रह रहा है और वहाँ रहकर वो अपना फूड भी ले रहा है, शेल्टर भी ले रहा है, तो वहाँ पर उसको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो पहले वाले को बोलेंगे हम पैरासाइट और दूसरे वाले को हम बोलेंगे होस्ट। ठीक है, तो पहला वाला हो गया हमारा पॉजिटिव और दूसरा वाला हो गया हमारा नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो पैरासाइट है वो क्या हो गया? उसका तो फ़ायदा है, पैरासाइट एंड होस्ट लेटर इज कॉल्ड द होस्ट। तो पैरासाइट को फ़ायदा है तो पॉजिटिव हो गया, और होस्ट को नुकसान है तो हो गया नेगेटिव इंट्रैक्शन। ठीक है, सो मैनी पैरासाइट आर होस्ट स्पेसिफिक। कुछ पैरासाइट ऐसे हैं जो बिल्कुल होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी उसी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। बोथ पैरासाइट एंड होस्ट टेंड टू को इवॉल्व। जैसे अगर पैरासाइट ने अपने अंदर कुछ चेंज किया है तो होस्ट भी उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर जो होस्ट ने अगर कुछ चेंज किया है तो पैरासाइट भी उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंज कर लेगा। जैसे होस्ट क्या करेगा? कुछ अपने अंदर चेंजेस लाएगा ताकि वो पैरासाइट उस पर अटैक ना कर सके, तो वो अपने आप को कुछ इवॉल्व करेगा। तो उसको देखते हुए पैरासाइट अगर ऐसा कर लिया तो पैरासाइट तो जिंदा ही नहीं बचेगा। तो पैरासाइट भी अपने अंदर ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप कर लेता है ताकि वो होस्ट की बॉडी में रह सके, वो अब उसके जितने भी इफेक्ट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सके, उसको काउंटरएक्ट कर सके, तो वो भी अपने आप को होस्ट के जैसा को इवॉल्व करता है। अब क्या अडप्टेशन है पैरासाइट के अंदर ताकि वो होस्ट की बॉडी में रह सके, बॉडी के अंदर या ऊपर? लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। अगर अंदर रह रहा है, बॉडी के अंदर रह रहा है, तो वहाँ पर उसको सेंस ऑर्गन की ज़रूरत ही नहीं है। बॉडी के जब अंदर है, जब बॉडी के बाहर रहते हैं तब सेंस ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है। जब बॉडी के अंदर रह रहा है तो उसको कोई आइज़ की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ सेंस ऑर्गन की ज़रूरत ही नहीं है। प्रेजेंस ऑफ अडहेसिव ऑर्गन और सकर्स टू क्लिंग ऑन टू द होस्ट। उसको अडहेसिव ऑर्गन मतलब अडहेसिव पैड जहाँ से वो चिपक जाए, सकर्स, हुक्स, उनकी ज़रूरत होती है। किसी में हुक्स होते हैं, किसी में सकर्स होते हैं, किसी में अडहेसिव ऑर्गन होते हैं, ताकि वो होस्ट की बॉडी के साथ चिपक जाए। मान लो ज़्यादातर इंटेस्टाइन में रहते हैं, अगर इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है तो वो तो उसको वहाँ टिकना ही नहीं देगा, वो तो निकाल के बाहर फेंक देगा। तो ये जब तक वहाँ चिपकेगा नहीं, वहाँ पर अपने आप को अटकाएगा नहीं, तब तक वो तो वहाँ रह ही नहीं सकता। तो उसके अंदर किसी के अंदर अडहेसिव ऑर्गन, किसी के अंदर सकर, किसी के अंदर हुक डेवलप हो जाते हैं ताकि वो होस्ट की बॉडी में रह सके। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बॉडी के अंदर रह रहा है तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा डाइजेस्टेड फूड खाता है। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, इसकी ज़रूरत है कि अगर वो उसके रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा हो ताकि उसके एग जो हैं वो बच सकें, अगर कुछ मर भी जाएं तो वो कुछ तो बच सकें। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। जो इसकी लाइफ साइकिल है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो 1 और 2 इंटरमीडिएट होस्ट के बीच में पूरी होती है। 1 और 2 इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर्स टू फैसिलिटेट पैरासिटाइजेशन ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट। मतलब इसकी लाइफ साइकिल ज़्यादातर 1 या 2 होस्ट के बीच में कंप्लीट होती है। प्राइमरी होस्ट पहला जिसमें डेवलपमेंट होता है वो प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। फॉर एग्जांपल द ह्यूमन लिवर फ्लूक, ये एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो ह्यूमन लिवर फ्लूक है उसके इंटरमीडिएट होस्ट कौन से हैं? ट्रीमेटोड पैरासाइट। ट्रीमेटोड जो प्लेटीहेल्मिंथस ग्रुप का है, डिपेंड ऑन 2 इंटरमीडिएट होस्ट।
टू इंटरमीडिएट होस्ट कौन से हैं? स्नेल एंड फिश। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके टू इंटरमीडिएट होस्ट कौन है? स्नेल एंड फिश। टू कंप्लीट इस लाइफ साइकिल, इन दो होस्ट के बिना इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम सबको पता है मलेरिया पैरासाइट है, उसके लिए वेक्टर की रिक्वायरमेंट है मॉस्किटो की, जो स्प्रेड कर सके दूसरे होस्ट में। आपको पता है वेक्टर यानी एनोफ्लीज फीमेल मॉस्किटो के बिना इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि आपने पूरा पढ़ा है कि आधी लाइफ साइकिल ह्यूमन बीइंग के अंदर और आधी मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट होती है, तो बिना उसके ये कंप्लीट नहीं हो सकती। अब कितने टाइप के हमारे पैरासिटिज्म हैं? एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट्स कौन होते हैं? एक्टोपैरासाइट्स जो कि बॉडी के ऊपर रहते हैं। एक्टो मतलब बाहर, तो एक्टो मतलब जो बॉडी के ऊपर रहते हैं यानी बाहर रहते हैं बॉडी के। दे फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जो एक्सटर्नल सरफेस के बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पर यानी आउटर सरफेस पर रहते हैं और वहीं से जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। एग्जांपल लाइस ऑन ह्यूमन, ह्यूमन के ऊपर जो लाइस होती हैं, जुएँ होती हैं। टिक्स ऑन डॉग्स, डॉग्स के ऊपर जो टिक्स होते हैं। कोपॉट्स ऑन मैराइन फिशेज, मैराइन फिशेज पे कोपॉट्स होते हैं। कसकटा एक ग्रीन, ये नॉन ग्रीन प्लांट है जो दूसरे हेज प्लांट पे चढ़ जाता है, क्योंकि ये इवोल्यूशन के टाइम पे इसने अपना जो क्लोरोफिल है वो लॉस कर दिया, तो ये भी जो है वो पैरासाइट है, क्योंकि ये खाना तो बना नहीं सकता, तो दूसरे से ही ये सारे न्यूट्रिएंट्स लेता है, तो ये भी जो है क्या है? पैरासाइट। एंडोपैरासाइट, एंडो मतलब जो अंदर रहते हैं, पैरासाइट दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी, जैसे लिवर फ्लूक है, शीप लिवर फ्लूक है, एस्कैरिस है जो बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, टेपवर्म है, तो ये क्या है? ये बॉडी के अंदर रहते हैं। तो इनके अंदर बेसिकली जो हमने अडेप्टेशन पढ़ी है वो सारी इनके अंदर प्रेजेंट हैं, क्योंकि इनको किसी भी सेंस ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, और जो है इनके अंदर सकर्स, हुक्स सब प्रेजेंट हैं। पर जब अंदर रहते हैं इसलिए इनका सिंप्लीफाइड मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर है, क्योंकि इनको बाहर रहना नहीं है, तो इतना इनको मॉर्फोलॉजिकल फीचर और एनाटॉमिकल फीचर ज़रूरत नहीं है, तो इनके सिंप्लीफाइड मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं। ब्रूड पैरासिटिज्म, ये भी एक एग्जांपल है ब्रूड पैरासिटिज्म का। ब्रूड पैरासिटिज्म मतलब एक बर्ड अपने एग को दूसरे बर्ड के नेस्ट में दे देती है और वो उसको अपना समझ के इंक्यूबेट करता है। सो पैरासिटिक बर्ड लेट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट, अदर बर्ड के होस्ट जो है उसमें नेस्ट में दे देती है, एंड लेट्स द होस्ट इंक्यूबेट दम, और होस्ट बर्ड क्या समझती है कि मेरे ही हैं, और वो पैरासिटिक बर्ड के एग को भी ले करती है, इंक्यूबेट करती है। फॉर एग्जांपल कुकू जो कोयल है वो अपने लेज इट्स एग इन क्रोज नेस्ट, क्रोज के नेस्ट में अपने एग दे देती है। अब क्या हुआ? इवोल्यूशन के टाइम पर इसके एग और जो क्रो के एग हैं बिल्कुल रिजेंबल करते हैं एक दूसरे के साथ, कलर, साइज, सब में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? क्रो उसको निकाल के बाहर फेंक देगा। पर इसने अपने आप को, जिसने को इवॉल्व कर लिया अपने आप को, तो वो क्या करेगा? इवोल्यूशन में अपने आप को सारे जो हैं उसको चेंज कर लिया और उनके एग बिल्कुल क्रो के एग से रिजेंबल कर रहे हैं, तो वो तो आगे बढ़ रही है जनरेशन, क्योंकि क्रो उसको पहचान नहीं पाता और इंक्यूबेट करता है। During the course of evolution, the eggs of parasitic bird have evolved to resemble the host egg in size and color to reduce the chances of the host bird detecting the foreign eggs and ejecting them from nest. मतलब वो उसको पहचान ही नहीं पाता कि ये कोयल के अंडे हैं, वो अपने ही समझ के उसको इंक्यूबेट करता है, और जब वो निकलते हैं और वो भी काले होते हैं, क्रो के भी काले होते हैं, पर जब वो बोलने लगते हैं तो उनको डिफरेंस दिखाई देता है, तब तक वो इतने बड़े हो चुके होते हैं कि वो जब उनको फेंकेगा तो भी वो उड़ जाएंगे। कोयल अपने जो मतलब एग है वो क्रो के नेस्ट में देती है और क्रो उसको इंक्यूबेट करता है, ठीक है। तो ये है ब्रूड पैरासिटिज्म। तो इसमें भी इवोल्यूशन के टाइम पर इन्होंने ऐसा इवोल्यूशन डेवलप किया कि अपने एग को क्रो के एग के साथ रिजेंबल करा दिया। नेक्स्ट आता है अमेंसेलिज्म। अमेंसेलिज्म के अंदर क्या होता है कि वन स्पीसीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर स्पीसीज़। यहाँ पर एक स्पीसीज़ दूसरे स्पीसीज़ की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। तो एक स्पीसीज़ को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो इनहिबिट कर रही है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जिसको इनहिबिट कर रही है उसको नेगेटिव इंट्रैक्शन हो गया, नेगेटिव हो गया वो, और दूसरा क्या हो गया? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो केमिकल प्रोड्यूस कर रही है और उस केमिकल की वजह से दूसरी स्पीसीज़ ग्रो नहीं कर पा रही। तो उसके के लिए हम क्या लेंगे? ज़ीरो और माइनस। ये है अमेंसेलिज्म। उसके बाद आता है हमारा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म जहाँ पर दोनों स्पीसीज़ हैं उनका म्यूचुअली बेनिफिट होता है। सो अ रिलेशनशिप विच इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर बोथ स्पीसीज़, जहाँ पर दोनों का बेनिफिट है, यानी दोनों के लिए क्या आएगा? प्लस, दोनों स्पीसीज़ के लिए प्लस साइन आएगा। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है लाइकेन।
लाइकेन में क्या होता है, जो ग्रीन एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी दो उसका फंगस के साथ एसोसिएशन है, यानी ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी का फंगस के साथ एसोसिएशन है। तो फंगल के ऐसे ये लॉन्ग हाइफी होते हैं, ये हाइफी क्या करते हैं, सॉइल में दूर दूर तक फैल जाते हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को अब्जॉर्ब करके, सारा न्यूट्रिएंट्स वाटर इन सबको ऑब्जॉर्व करके एल्गी को दे देते हैं। इनको क्या चाहिए बदले में, एल्गी जो फूड बनाएगी, क्योंकि एल्गी तो फोटोसिंथेटिक है, तो ये जो फूड बनाएगी वो फूड सारे इस फंगस को दे देगी। तो ये दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है, जो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब दूसरा क्या है, माइकोराइजा। माइकोराइजा का भी फंगस का एसोसिएशन है, यहाँ पर ये हायर प्लांट की रूट्स के साथ है। हायर प्लांट की रूट्स के साथ यहाँ पर फंगल हाइफी अपना एसोसिएशन करता है, इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है, वाटर प्रोवाइड कराता है, बदले में प्लांट उसको क्या देता है, फूड देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट देता है। तो इस तरह से इन दोनों का एसोसिएशन है हायर प्लांट की रूट के साथ, इसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। और जहाँ पर एल्गी और फंगस का एसोसिएशन है वो कहलाता है लाइकेन्स। अब क्या होता है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर दोनों का बेनिफिट है, वो है प्लांट एनिमल्स। यहाँ पर प्लांट को क्या फ़ायदा है कि जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो क्या है, पॉलिनेटर्स हैं, उसको पॉलिनेशन में हेल्प कराते हैं, क्योंकि बिना पॉलिनेशन के तो उनकी जनरेशन आगे बढ़ ही नहीं सकती। बदले में प्लांट्स उनको क्या देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। रिवॉर्ड में क्या, नेक्टर प्रोवाइड कराते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रोवाइड कराते हैं। सो ये सब उनको प्रोवाइड कराते हैं। एग लेग करने के लिए स्पेस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कुछ तो इतने टाइटली रिलेशनशिप में होते हैं कि वो एक स्पीसीज़ दूसरे स्पीसीज़ के साथ के ऊपर डिपेंडेंट है, वो उसके बिना उसको पॉलिनेट ही नहीं करा सकता कोई। कुछ यहाँ पर चीटर्स भी होते हैं जो पॉलिनेशन तो नहीं कराते बट नेक्टर खाने के लिए आते हैं, जिनको हम बोलते हैं पोलन चीटर्स। अब कोएवोल्यूशन कैसे हुआ, मान लो जो फिग और वास्प के अंदर है, फिग के प्लांट में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ, उसने अपने आप को चेंज किया, तो वास्प जो है उसने भी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लिया, क्योंकि फिग और वास्प जो है वो टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप में है। फिग को वास्प की एक स्पेसिफिक स्पीसीज़ है जो पॉलिनेशन कराती है। तो जैसे ही वास्प यहाँ पर आता है, इसके ओवरी में ये अपने एग ले कर देता है, बदले में फिग उसको नेक्टर प्रोवाइड कराती है। तो ये जब इसके ओवरी में यहाँ पर एग दे देता है, जैसे ही इसमें से लार्वे निकलते हैं, यहाँ से सीड डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो ये खाने के लिए उसको सीड भी देता है। और वास्प क्या करता है, इसका पॉलिनेशन करता है। तो वास्प प्लांट के लिए क्या बेनिफिट है, पॉलिनेशन में हेल्प करा रहा है, और प्लांट को बेनिफिट दे रहा है किसके थ्रू, पॉलिनेशन के थ्रू। और फिग वास्प को क्या दे रहा है, एग ले करने की स्पेस दे रहा है और उसको नेक्टर प्रोवाइड करा रहा है, और एग ले करने के लिए यहाँ पर स्पेस दे दी। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका सेक्सुअल डेसिट। सेक्सुअल डेसिट मतलब धोखा, एक तरह से डेसिट मतलब धोखा। धोखा किस में देखने को मिलता है हमको, ऑर्चिड में और बी और बम्बल बी के बीच। यहाँ पर क्या होता है, जो ऑर्चिड का फ्लावर है उसका एक पेटल बिल्कुल ऐसा लगता है बी की तरह, बिल्कुल बी का, उसका पेटल का मॉडिफिकेशन ऐसा होता है कि जैसे वो फीमेल बी है। तो ये मेल बी क्या समझता है कि ये फीमेल बी है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वहाँ आके वो क्या करता है, सूडो कॉपुलेट। जो सूडो कॉपुलेशन करता है, जिससे क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है वो उसके ऊपर चिपक जाते हैं, और जब ये नेक्स्ट बी के पास मतलब नेक्स्ट फ्लावर के पास जाता है, तो वहाँ पर जब सूडो कॉपुलेट करेगा तो फिर वो पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये इसको इसके एक पेटल को क्या समझता है, फीमेल बी, और इसके साथ सूडो कॉपुलेट करता है। बल्कि वो होता है क्या, वो तो फ्लावर है, बस वो पेटल ऐसा है कि वो रिजेंबल कर रहा है, तो बी उसके साथ आके सूडो कॉपुलेट करता है। पेटल रिजेंबलिंग फीमेल बी के साथ रिजेंबल कर रहा है। ये मेल बी है, ये फीमेल बी से रिजेंबल कर रहा है पेटल, तो इसके साथ आके सूडो कॉपुलेशन करेगा। सूडो कॉपुलेशन से पोलन ग्रेन इसके ऊपर लग जाएंगे और दूसरे के पास जाएगा, तो वहाँ पर जाकर ये पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डेसिट। तो ये ऑर्चिड और बी दोनों का ही यहाँ पे बेनिफिट है, यहाँ पे भी दोनों का बेनिफिट है, यहाँ पे भी दोनों का बेनिफिट है, और इधर भी दोनों का बेनिफिट है। तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। तो ये आपको समझ में आया होगा इंट्रैक्शंस। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।